नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की ईवीएस का अध्याय 13 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। आप सभी को कक्षा 5वीं की ईवीएस की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय आपको 13 निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अध्याय 13 सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह अध्याय 13 है और इस अध्याय का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कहानी एक यात्री की। तो हम इस पाठ में यात्री की एक कहानी जो है उसे हम पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये जो यात्री है इसके पास में एक गाड़ी है और आप देख रहे हैं ये जो सीन दिखाई दे रहा है ये पूरा बर्फीला सीन है। चलिए, चित्र पे हमने चर्चा कर लिया है, हम अब पढ़ते हैं। मैं हूं गौरव। तो ये कौन है? मैं हूं गौरव जानी। तो गौरव जानी इसका नाम है और यह है लोनर, मतलब इस गाड़ी का नाम है लोनर। मेरी सबसे बढ़िया साथी मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूं हरदम। चलिएगा, हम दोनों ही मुंबई की भीड़भाड़ शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूं एक अद्भुत कहानी। दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। कैसे की तैयारी? चलिएगा। मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। मैंने बहुत सोच समझकर जरूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की सीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफी दिन तक खराब न होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी। मैं मुंबई से निकला। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों में मैं थक चुका था एक ही तरह के शहर देखते देखते। चलिएगा, अगले पेज में चलते हैं। वहीं एक जैसे घर, सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत वाले और बर्फ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखे थे और हम किताबों में जैसे हम पढ़ रहे हैं। दिल्ली में फिर सामान भरवाकर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताजी हवा के बीच चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। तो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम इस पेज के बाद में कंप्लीट करेंगे। हम इसको पढ़ते हैं। मेरा नया घर। मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से लाइलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती और सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज आग खुलती। आप देख रहे हैं यहां पर ये टेंट लगा हुआ है और ये खड़ी है लोनर, ठीक है ना। तो ऊपर के जो प्रश्न हैं उनको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। तो प्रश्न है, नक्शे को देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे। तो आपको भारत का नक्शा देखना है। तो उत्तर में लिखते हैं, मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य आएंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम पता करो।
क्या और भी कोई बड़ा शहर रास्ते में आया होगा? तो उत्तर लिखते हैं, गौरव जानी रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियां निम्नलिखित हैं, जैसे महाराष्ट्र की मुंबई, गुजरात की गांधीनगर और राजस्थान की जयपुर और हरियाणा की चंडीगढ़। और यहां पर कोई बड़ा शहर रास्ते में आया होगा तो वो है दिल्ली। तो रास्ते में सूरत, बड़ौदा जैसे बड़े शहर भी आए होंगे। इस प्रकार से जो है आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी? वह शहर कौन से राज्य में है? तो उत्तर हम लिखते हैं, मनाली जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक पहाड़ी इलाका है। इस प्रकार से आपको भी प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। बताओ, ये दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों को भी हम इस पेज के बाद कंप्लीट करेंगे। ठंडा रेगिस्तान, इसको पहले पढ़ते हैं। आखिरकार मैं और लोनर लेह पहुंच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा। जैसे आप देख रहे हैं, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहां दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। चलेगा अब तासी के घर पर। तो तासी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। तासी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे, नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने। इसके आगे हम अगले पेज में कंप्लीट करेंगे। पहले 2 प्रश्न जो थे उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? कहां? कैसा अनुभव था? मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीजें ले जा सकते हो। उन 10 चीजों की सूची बनाओ और जो तुम ले जाना चाहोगे। तो उत्तर लिखते हैं, जी हां, एनसीसी के कैंप में टेंट में रहने का मौका मिला। आगरा जिले के एक स्थान पर टेंट में रहना बहुत ही रोमांचक था। पहाड़ पर 2 दिन टेंट में रहने के लिए 10 चीजों की सूची निम्नलिखित होगी। पहला, गर्म कपड़े, स्लीपिंग बैग, टार्च, प्लास्टिक सीट, काफी दिनों तक खराब न होने वाला खाना, पानी, डायरी, पेन, जूते और टूथब्रश, पेस्ट और कैमरा। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर जो है आप अपने अनुसार भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं उनके बारे में बताओ और चित्र भी बनाओ। तो हमने कई तरह के घर देखे हैं, जैसे लकड़ी के घर। ये घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। वहां लकड़ी के घर लोगों को ठंड से राहत देते हैं। प्रश्न नंबर 2, मिट्टी व बांस से बने घर। इस तरह के घर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। इन्हें कच्चा घर भी कहा जाता है। तीसरा, सीमेंट और ईंटों से बने घर। इस तरह के घर शहरी इलाकों में बने होते हैं। इन्हें पक्का घर भी कहा जाता है और ये घर हर मौसम के अनुकूल होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये लकड़ी का घर है और बांस और मिट्टी का आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये घर दिखाई दे रहा है और ये रहा पक्का घर। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इन 2 प्रश्नों के जो उत्तर है आप कंप्लीट करेंगे। चलिएगा अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अगले पेज से। तो की जगह थी और जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए थे। इस प्रकार से देख रहे हैं आप। फिर तासी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नजारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। उपले मतलब गोबर के कंडे। घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यहाँ गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती हैं। जब फल सब्जी नहीं मिल पाती, सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों।
खासकर बरसात में। वहां खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहां के मौसम और लोगों की जरूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। अब ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम कंप्लीट करते हैं, चलिएगा। तासी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? तो उत्तर लिखते हैं, इन इलाकों में ठंड अधिक पड़ती है, नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, जिससे बर्फीली हवाएं घर में प्रवेश नहीं कर पाती और कमरे गर्म रहते हैं। इसलिए सर्दियों में ये लोग नीचे की मंजिल में रहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तुम्हारे घर की छत कैसी है? तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? तो उत्तर लिखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपका अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ की छतें सीमेंट, ईंटों आदि से बनी होती हैं। यहाँ छत का प्रयोग कपड़े सुखाने, अचार, बड़ी, चिप्स, पापड़ सुखाने, गर्मियों में रात को ठंडी हवा खाने एवं सर्दियों में धूप में बैठने के लिए करते हैं। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले पेज में। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा, चलेगा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े सकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर, लोनर का चलना मुश्किलों से भरा था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना ही मैकेनिक, सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। कई रातें और कई दिन बीत गए। मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे। चलिएगा, ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम कंप्लीट करते हैं पहले, उसके बाद हम पढ़ना कंटिन्यू करेंगे। तुम किस इलाके में रहते हो? वह कितनी ऊंचाई पर है? तो उत्तर लिखते हैं हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। तो आप जिस भी जिले से हैं मध्य प्रदेश के, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यह समुद्र तल से 196 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस प्रकार से आप अपने जिले का भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2, गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा? इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। तो इसका उत्तर लिखते हैं, ऊंचाई पर पहुंचने पर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और हमें सांस लेने में परेशानी होती है, इसलिए ऊंचाई पर गौरव जानी को मुश्किल हो रही थी। ठीक। प्रश्न क्रमांक 3, तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो? कहां? तो उत्तर लिखते हैं हम शिमला में गए हैं। यह एक पहाड़ी इलाका है। प्रश्न क्रमांक 4, वह कितनी ऊंचाई पर था? क्या वहां सांस लेने में तुम्हें भी परेशानी हुई? तो शिमला समुद्र तल से लगभग 2276 मीटर ऊंचाई पर है। जी हां, जैसे जैसे ऊपर की ओर चले तो सांस लेने में परेशानी हो रही थी। प्रश्न क्रमांक 5, तुम ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो? तो हम ज्यादा से ज्यादा 4111 मीटर ऊंचाई पर गए हैं। मनाली की ऊंचाई तकरीबन इतनी ही है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले पेज में। तो चांगम्पा, मतलब चांगम्पा, इसको पढ़ते हैं। वहां मैं मिला नामग्याल से, उन्हीं से मुझे चांगम्पा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग चांगम्पा घुमंतु लोग हैं, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। तो भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। तो चांगम्पा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होंगे। इसलिए चांगम्पा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं और यही है इनकी जिंदगी। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहां ठहरना हो वहां कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। आपका स्वागत है कहते हुए नामंग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगम्पा पट्टियां बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं और ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी। मैंने देखा कि ये, अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर चांगम्पा की भाषा में यहाँ पर चांग थांग का मतलब है कि ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। और बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं, क्या इस पर चर्चा हो सकती है? तो यहाँ पर संकेत दिया हुआ है कि ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या है तो इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बच्चों को हम कुछ अंदाज हो तो ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। तो बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि चांगम्पा की भाषा में यहाँ पर चांग थांग का मतलब ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं, इसका मतलब आप ऐसे समझें। और यहाँ पर आप इसको ऐसे समझे, ऑक्सीजन मतलब जिससे हम सांस लेते हैं और जिंदे रहते हैं, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। तो हम जमीन पे रहते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो लेवल है वो बहुत अच्छा होता है। यदि हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वही ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होने लगती है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये चीज यहाँ पर समझाने का आपको प्रयास किया गया है। अब हम चलते हैं अगले पेज में, चलिएगा पढ़ते हैं। दुनिया में मशहूर पश्मीना। अब पश्मीना क्या है? माना जाता है कि एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं यह पश्मीना बनता है। पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना सालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर यह बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे? ये तो बहुत लंबी कहानी हो गई, ठीक है ना। तो पट्टियां 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी थी। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची जमीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था। मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता। रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो मतलब टेंट को कहा गया है। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके।
नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगम्पा ठंड से बचे रहते हैं। ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज चलती है। और ये रहा रेबो, आप देख रहे हैं इस प्रकार से चलेगा। अब हम चलते हैं अगले पेज में। 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति, सोचो अगर तुम अपने गांव से बस में बैठो और वह इसी गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहां पहुंच जाओगे। तो रेबो के पास भी भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह नहीं थी। इसे चांगम्पा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह ठंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। अब यहाँ पे ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को जो है हम इस पेज के बाद में कंप्लीट करेंगे। इसको भी पढ़ लेते हैं। श्रीनगर की ओर। मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए, ना चाहते हुए भी। आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा और कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन में श्रीनगर में रहा। वहां के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों ने मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तरह तरह के घर। तो हम ऊपर के जो प्रश्न हैं उनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रश्न पहला, चांगम्पा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर इत्यादि। तो उत्तर लिखते हैं, मेरी जिंदगी में मैंने एक तोता पाला। ये आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपका अलग अलग हो सकता है। वह मेरी जिंदगी का हिस्सा है क्योंकि वह दिन भर मेरा मनोरंजन करता है। अब यहाँ पे ख नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ पे एक चीज और बोला, खेती में इस्तेमाल किए गए। तो हमारे इलाकों में खेती के लिए बैलों का इस्तेमाल होता है, तो वो भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न है ये वाला ख नंबर का, ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। उत्तर, ऐसे 5 जानवर जो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। कुत्ता, यह हमारे घर की रखवाली करता है। भेड़, इससे हमें ऊन मिलता है। मुर्गी, यह हमें अंडे देती है। गाय, यह हमें दूध देती है। बैल, इसकी सहायता से हल चलाया जा सकता है। फाइनली मैं जो बात कर रहा था पहले वाले प्रश्न में वो यहां पर लिख गया। ग नंबर, क्या भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बाल की जरूरत नहीं होती, चर्चा करो। तो उत्तर लिखते हैं, भेड़ बकरियों के शरीर पर उन्हें सर्दी से बचाने के लिए लंबे व घने बाल होते हैं। गर्मियों में उनके शरीर से बाल अपने आप ही झड़ने लगते हैं। तो भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बालों की जरूरत केवल सर्दी से बचने के लिए ही होती है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक अगला। तुमने पढ़ा कि चांगथोंग इलाके में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से काफी कम हो जाता है। तो टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। वे शहर भारत के हो सकते हैं या किसी और देश के भी। किन महीनों में तुम्हें ऐसे तापमान की खबरें देखने को मिलेंगी। तो उत्तर लिखते हैं, मनाली, नैनीताल, शिमला, लद्दाख आदि ऐसे कई शहर भारत में हैं और विदेश में आइसलैंड, रूस, जर्मनी आदि जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। दिसंबर और जनवरी में ऐसा देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। हम चलते हैं आगे। उस पेज के बाद में इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं लोग रहते हैं उन घरों के मैंने कई फोटो खींचे। ये फोटो तुम भी देखो। आप देख रहे हैं इस प्रकार से। अपने सफर की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी ना था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक
अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों को में घर भी ऐसे खास थे इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहां के मौसम के अनुकूल थे। यात्री डल झील में शिकारे में घूमने का मजा उठाते हैं, इन्हें हम शिकारे कहते हैं, ठीक है ना। वापसी का समय, फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूं। वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि ये मजबूत और टिकाऊ हैं, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफर करके मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापस नहीं आना चाह रही थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था, पर अंदर से दिल में एक खुशी थी कि इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरों में कैद कर लाया था। और यह अंत थोड़े ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर से उब जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफर पर। चलिएगा, क्या पहचान सकते हो यह चित्र किसका है? कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी, और कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इस दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। इस प्रकार से बेकरी की दुकान है। देखो और बताओ। देखो, जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के घर हैं जो कि वहां के लोगों की जरूरत और मौसम के अनुकूल बनाए जाते हैं। चलिएगा, हम देखते हैं श्रीनगर के घर एक नजर में। तो ये जो हम घर देख रहे हैं, श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। इस प्रकार से अब इसको देखिए, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन लोगों में कई परिवार रहते हैं और मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। चलिए इसको देखिए, यह है हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। चलिए इसको देखते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। ये देख रहे हैं, पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है और इन घरों की छत ढलवा होती है ऐसे, ठीक। चलिएगा, ये देखिए, यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियां, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं और इनमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है। इस घर को देखते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइन मेहराब बने होते हैं। ये मेहराब के डिजाइन आप इन घरों में आप देख रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले पेज में। अब ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न है, क्या तुम्हारे इलाके में भी अलग अलग तरह के घर हैं? अगर हाँ तो इसके कारण सोचो। तो उत्तर लिखते हैं, जी हाँ, हमारे इलाके में भी अलग अलग तरह के घर हैं। यहाँ सभी वर्गों के लोग रहते हैं। जैसे धनी वर्ग के लोगों के बंगले, कोठी आदि बने हैं। मध्यम वर्ग के लोगों के सीमेंट, ईंट, पत्थर से साधारण मकान बने हैं तथा निम्न वर्ग के लोगों की झोपड़ी आदि बनी है। इसका मुख्य कारण धन की उपलब्धता है। जैसा जिसके पास धन है वैसा उसका घर बना होता है। चलिएगा, अगला प्रश्न, तुम्हारे घर में क्या कोई खास बात है? जैसे ज्यादा बारिश होती है तो ढलवा छत या बड़ा बरामदा जहां गर्मियों में सोते हो और धूप में कुछ सुखाते हो। तो उत्तर लिखते हैं, हमारे घर में एक खास बात है कि हम यहाँ सभी मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। हमारे घर में समतल छत जहां हम बड़ी पापड़, अचार, चिप्स सुखाते हैं तथा
एक आंगन है जिसमें हम सर्दियों में दिन में धूप का आनंद लेते हैं तथा गर्मियों में रात में ठंडी हवा लेते हैं। हवा के लिए खिड़कियों की व्यवस्था भी है। चलिए अगला प्रश्न। अपने घर के बारे में सोचो। घर बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है? मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या सीमेंट? तो अपने घर की खास बात का चित्र द्वारा दिखाओ। चलिए, तो घर बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, पत्थर, रेत, चंबल, लकड़ी, लोहा, कांच आदि चीजों का इस्तेमाल किया गया है और आप ये घर देख सकते हैं इस प्रकार से। अगला प्रश्न। अंदाजा लगाओ कि बकरवाल और चांगम्पा लोगों की जिंदगी में कौन सी बातें मिलती जुलती हो सकती हैं और क्या फर्क है? तो उत्तर लिखते हैं। बकरवाल और चांगम्पा दोनों पहाड़ों पर रहते हैं। ये दोनों ही अपने जीवन यापन के लिए जानवरों पर निर्भर है, किंतु दोनों में फर्क यह है कि चांगम्पा के लोग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, जबकि बकरवाल के लोग इतनी ऊंचाई पर नहीं रहते। बकरवाल के लोगों के घर एक जगह पर स्थित होते हैं, लेकिन चांगम्पा के लोग घरों में न रहकर टेंटों में रहते हैं। चांगम्पा के लोगों की बकरियों से एक विशेष प्रकार की पश्मीना ऊन बनती है। पश्मीना ऊन प्राप्त करने के लिए यह अधिक ठंडे स्थान पर रहते हैं, क्योंकि पश्मीना ऊन अधिक सर्दी के इलाके की बकरियों के नर्म व मुलायम बालों से ही निकाली जाती है। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न। तुमने जम्मू कश्मीर के तरह तरह के बसेरों के बारे में पढ़ा। कुछ ऊंचे पहाड़ पर, कुछ पानी में, कुछ जिनमें लकड़ी और पत्थर पर सुंदर डिजाइन है, कुछ जिन्हें बांधकर किसी और जगह भी ले जाया जा सकता है। बताओ यह बसेरे वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से कैसे बने हैं और यह घर तुम्हारे घर से कैसे अलग है? तो इसका उत्तर लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर में तरह तरह के घर वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से बने हैं। वहां पर लकड़ी के घर सर्दी से बचाव के लिए बनाए जाते हैं। पहाड़ों पर लोग टेंट बनाकर रहते हैं। ये टेंट जानवरों की खाल के बने होते हैं और उन्हें बर्फीली हवाओं से बचाते हैं। ये गर्म व मजबूत होते हैं तथा इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसी तरह नाव पर बने घर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ये सारे घर हमारे घरों से बहुत अलग हैं, क्योंकि हमारे घर सीमेंट, ईंटों आदि से बने हैं और यह पक्के घर होते हैं जो एक स्थान पर ही स्थित रहते हैं। इस प्रकार से आप जो है इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप कंप्लीट करेंगे। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप उस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो हमने इस वीडियो में कक्षा 5वीं की ईवीएस का अध्याय 13 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।